अवश्य धन्यवाद आपको। आप गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर में इस अवतार महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरती है और शारदीय नवरात्रि के द्वितीय तिथि में आपका और की पूरी टीम का मैं यहाँ पर गोरखपुर वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद योगी जी। निश्चित तौर पर नवरात्रि का समय है, आप खुद उपवास पे रहते हैं। हम आपकी तस्वीरें देख रहे थे कि आप पूजा अर्चना भी करते हैं, तो मेरे दिल में एक सवाल आया कि आपकी लखनऊ अब गर्म स्थली है, अब आप लखनऊ में रहते हैं, वहां काम करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरे मन में यह सवाल है कि मन में लखनऊ ज्यादा है या गोरखपुर ज्यादा है? दिल के करीब कौन है? देखिए, मैं 5 बार गोरखपुर से सांसद रहा हूं और गोरखपुर की जनता ने मुझे 5 बार लगातार सांसद चुना है। जिस गोरखपीठ को मुझे यह अवसर प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गोरखपीठ के प्रति यहाँ के आम नागरिक के मन में श्रद्धा का और सम्मान का जो भाव है, गोरखपीठ की परंपरा के प्रति जो अनुराग है जी, वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गोरखपुर गोरखपुर है और लखनऊ लखनऊ है, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लखनऊ प्रदेश की व्यवस्था के संचालन का केंद्र है, गोरखपुर मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है और मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूं। एक से ऊर्जा मिलती है और एक के माध्यम से लोक कल्याण के कार्यों को प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का एक हमारे पास सशक्त माध्यम बनता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रियंका वाड्रा यहाँ थी, राहुल गांधी भी एक दिन के लिए इधर आए, भूपेश बघेल भी आए, चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर पधारे, लगातार नेता आते गए। जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। देखिए, हम कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। फिर जाने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पास जो तहरीर आई थी, हमने उस तहरीर के अनुसार मुकदमे दर्ज किए। जी, इस प्रकार के मामलों में सरकार की पहली प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना है। जी, हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं, ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे।
और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के एक नेता ने कहा और एक यूपी सरकार के मंत्री ने बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। सवाल ये कोई सद्भावना के लिए वहां नहीं जा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने छत्तीसगढ़ को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे जाते हैं। उनके प्रति उनके मन में कोई भी अनुराग नहीं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। उन्हें लखीमपुर खीरी के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब चाकरी करनी है तो पीछे पीछे चलाए। वो तो 50 लाख रुपए देके गए हैं। इसी प्रकार से जी। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो तो अभी बने हैं। और मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी बने हैं, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें भी कौन डीजीपी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, अभी यही नहीं तय कर पा रहे। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री इस बात के लिए तरस रहा है कि साहब डीजीपी कौन होगा, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकता, अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों के साथ, पंजाब के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने आंतरिक झगड़ों में वे इतने त्रस्त हैं कि उससे पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। राजस्थान में जो हो रहा है, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, राहुल जी से भी और प्रियंका जी से भी, मार्च 2020 से कोरोना से प्रदेश भी देश भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। मैं अखिलेश जी से ही पूछना चाहता हूं ये प्रश्न। 24 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। कोरोना हमारे लिए सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है जी। और हम ये भी जानते थे कि इस महामारी के बाद जो पलायन होगा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इन लोगों में से कितने ऐसे राजनेता थे जो आज जो ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूर की बजाय उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में कितने लोग सहभागी बने थे? इनमें से कोई नेता मुझे बताते दें किसी जिले का अब हम सहभागी बनने के लिए आए थे तो हमें रोक दिया गया। मैं वही पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। सवाल यह है कि इन लोगों के पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के सिवाय कोई कार्य नहीं। कोरोना कालखंड में इनके किसी के दर्शन नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में जब हर व्यक्ति जीवन और जीविका के बीच में जद्दोजहद कर रही थी जी, तब केंद्र और प्रदेश सरकार ही उनके साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उनके साथ खड़ा था। तब इन राजनीतिक दलों के या इनके नेताओं का या इनकी स्वयं की उपस्थिति कहीं नहीं थी, जीरो थी। और ये मार्च 2020 से लेकर के मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर 2021 के बीच में भी यही स्थिति थी। लेकिन अचानक उनकी नींद खुली, उनको लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की लेकिन जनता, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए सरकार की प्राथमिकता होती है शांति और सौहार्द बनाना। पहले सरकार ने वही किया। ये किसी इस सद्भावना के दूत नहीं थे। ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से वहां पर विद्वेष और वहां पर आपसी वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, जो हम प्रदेश के अंदर नहीं होने देना चाहते थे और कतई नहीं होने देंगे। तीसरा,
इन लोगों के जाने के बाद पब्लिक की जो प्रतिक्रिया थी, पीड़ितों की जो प्रतिक्रिया थी, ये भी आपने देखा होगा। सबने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि सरकार ने हमें मदद की है, सरकार के कार्यों से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, कृपया हमारे मामले में राजनीति न की जाए। सवाल यह है कि आप अपने कवर्धा को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या वहां सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए? जिन किसानों को गोली से वहां भूना गया छत्तीसगढ़ में, क्या उनके साथ ये कभी खड़े हुए? उनके साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। पर यहाँ आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं, एक ये भी कारण हो सकता है। सिद्धू भी आ रहे थे, ये लोग 1000 गाड़ियों के साथ कोरोना काल खंड में भी आ सकते थे। कोरोना में जब प्रथम लहर कोरोना की आई थी, तब भी ये लोग आ सकते थे। 40 लाख प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अंदर आए, उनके प्रति भी इनकी सहानुभूति होनी चाहिए थी। तब नहीं, तब झूठे हमें 1000 बसेज के नंबर दिए थे कांग्रेस ने, तो उन बसेज को बॉर्डर पे लगाना है प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक भेजने के लिए। तो हमने विभिन्न जनपदों के आरटीओ को भेजे कि भाई आपके जनपद से संभवतः ये बसेज होंगी, आप इसको देखिए, कंफर्म करिए कि ये बसेज हैं। अब आश्चर्य करेंगे, वो बसेज नहीं थी। जो कंडम ट्रक थे या स्कूटर के नंबर थे, स्कूटर के नंबर दे दिए थे हम लोगों को बस के नाम पर। इतना भद्दा मजाक प्रदेश की जनता की और पीड़ित बंधुओं की जा रही थी, जो अपनी रोजी रोजगार छीनने के बाद प्रदेश के अंदर वापस आ रहे थे। ये कांग्रेस कर रही थी, कोई और नहीं कर रहा था। क्या कांग्रेस का नेतृत्व तब सोया हुआ था ये देखने के लिए? तब क्यों नहीं उन्होंने इस चीज को इसमें उस समय इस प्रकार की छोटी हरकतें क्यों कर रहा था कांग्रेस का नेतृत्व? बहुत शर्मनाक हरकतें थी इन लोगों की। ये लोग तो जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं। हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं इस घटना पर आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आरोप यह है कि अजय मिश्रा टेनी ने खुद भड़काऊ भाषण दिए, थम्स डाउन जिसे कहते हैं, इस तरह से दिखाया, इसलिए किसान भड़क गए। और फिर उसके बाद जो हुआ, जिसमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी गए। बहुत दुख की बात है कि एक पत्रकार की भी जान चली गई, और बहुत दुख की बात है 4 किसान भी नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था? देखिए, पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट दोनों में अंतर होता है। पॉलिटिकल भाषण राजनीतिक मंचों से होता है और केवल यह बीजेपी का कोई नेता ही दे रहा हो ऐसा नहीं है। तमाम अन्य नेता देते हैं, कांग्रेस की सरकारें वो भी देते हैं और भी देते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर लें। आपको लगता है किसी ने गलत किया है, उसके लिए अलग अलग मंच हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अब विपक्ष अड़ गया कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्या देखिए, विपक्ष की तो मांग बहुत सारी चीज होती है जी। मेरिट के आधार पर जो होगा वही कार्य सरकार करेगी। मैं बढ़ता हूं आगे। 4.5 साल के आपके काम की बात कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष कहता है कि सरकार अपनी उपलब्धियां तो बहुत गिनाने की कोशिश करती है, लेकिन लिस्ट डाउन नहीं करा सकती। अखिलेश जी कहते हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है, ये सिर्फ फीते काटने का काम करते हैं हमारा। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे, तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है? बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है,
ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है? पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं भी ध्यान लगाता हूं, पूजा करता हूं। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहां ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नजर आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहां पहुंचाती है। उनका कहना है कि घूमने का शौक है, इसमें घूमने पे क्यों योगी जी भी तो घूमा करें। हम मना कहां कर रहे हैं जी? जी घूमने के लिए कौन रोक रहा? आप ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, द्वीप में रहिए ना, आराम की ऐसो आराम की जिंदगी जिए। कौन आपको रोक रहा है? भगवान चाहे, मैं तो चाहूंगा कि जिंदगी भर वह ऑस्ट्रेलिया के किसी द्वीप में मटर गश्ती करें, यूरोप में जाकर के अपनी छुट्टियां मनाएं, खूब फुर्सत के साथ मनाएं। तो आपको छुट्टी मनाने में तकलीफ है? मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्यों तकलीफ होती? मुझे तो प्रसन्नता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अब प्रवासी भारतीय हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। आपका छुट्टी का मन नहीं करता? आप छुट्टी पे नहीं जाते? देखिए, मैं अगर मुझे छुट्टी लेनी होती जी तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं आता। लोक कल्याण का पथ छुट्टी का पथ नहीं है। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा है और 2022 में जिसको बीजेपी चुनाव में भी लेके जाएगी, आपने भी कई बार कहा है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कई बार बोला है कि कानून व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पर में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ ठोक तंत्र की सरकार चल रही है। हाल ही में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको भी उन्होंने गिराया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले भी उसी पे होंगे। पब्लिक जिसको एप्रिशिएट कर रही है और जो आपकी छवि को बदल रहा है, हमले उसी पे होंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी है, एक स्थापित सत्य है, 4.5 वर्ष का एक स्थापित सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, इसके बीच में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार उसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्य कर रही है। गोरखपुर के मामले तो पुलिस ने ही कर दिया। क्या करो ना जी, पूरी इसके लिए हम लोगों ने जांच ट्रांसफर की है, हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हमने सीबीआई को भी इसके लिए लिख के भेजा है और आप चिंता मत करिए, एकदम प्रभावी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना पड़ता है फिर ही कार्रवाई होती है। बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती है। अखिलेश जी तो जब सो के उड़ते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। और ठोक तंत्र की सरकार आई है तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया गया है या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें इनका परेशान होना स्वाभाविक है। तो उनकी परेशानी, जब वो इस बात को कहते हैं तो उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहां झलक रही है। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं, जो असद ओवैसी साहब हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं वो। ओवैसी साहब ने कहा कि ऐसी ठोक तंत्र की सरकार है कि 35% जो टोटल एनकाउंटर हुआ उसमें 35% तो मुसलमानों को ठोक दिया इन लोगों ने। ओवैसी साहब को बोलना चाहिए, एक कश्मीर में जो हो रहा है ना, कभी वहां भी सहानुभूति व्यक्त कर देते तो लोग उनको नेता मानते हैं। आपको लगता नहीं कश्मीर में क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से चिन्हित करके धर्म के आधार पर हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लखीमपुर खीरी में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, इनको कश्मीर का आईना दिखाना चाहिए। वहां पर इनको तालिबान के कृत्यों का आईना दिखाना चाहिए। और प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं? जो तालिबान का समर्थन काबुल में कर रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, ये मिलते जुलते चेहरे हैं। यहां पर हिंदू और सिखों में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में वाकई बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें चिन्हित करके हिंदुओं और सिखों को, स्कूल टीचर्स थे वो जो बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ा रहे थे, उनको चिन्हित करके मारा गया है। क्या आपको लगता है ये 1990 वाला दौर है जब कश्मीरी पंडितों को बाहर वहां से निकाला गया था?
देखिए 1990 अब बहुत दूर जा चुका है। पर एक टारगेटिंग नया भारत है। वह एक घटना हो सकती है। अब वहां पर कोई भी कश्मीरी पलायन नहीं कर सकता कश्मीर से। आज भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कई गुना सुदृढ़ हुई है। यूपी में इलेक्शन है, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत मुखर है। प्रियंका वाड्रा तो डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। उन्होंने ट्वीट किया ये। देखिए, राहुल जी को स्वयं पता नहीं होता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने जब केरल में गए थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा था। तनिक तो उनको कृतज्ञता का भाव उनके मन में होता है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनकी 3-3 पीढ़ी को सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर पहुंचाया है, उस उत्तर प्रदेश को इन्होंने कोसा है केरल में जाकर के। वहां पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इन्होंने गाली दी है। उत्तर प्रदेश इसको कैसे विस्मृत कर सकता है? उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि राम और कृष्ण यहां जन्म हुए। ये उनकी लीला भूमि भी है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की टिप्पणी 2005 में सुप्रीम कोर्ट में अपने शपथ पत्र के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने दिया था, क्या ये उत्तर प्रदेशवासी भूल जाएगा कांग्रेस के इस कृत्य को? जब ये देश से बाहर जाते हैं तब भारत की निंदा करते हैं, क्या इनके इस कृत्य को भूल पाएंगे? तो मेरे प्रति बोल रहा है तो कौन बुरी बात? जो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ते हो योगी के खिलाफ बोलें तो उसमें कौन वो बुरी बात है जी? मैं उसको जानता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो विदाउट ब्रेन बोलते हैं। लेकिन अब तो बड़े एक्शन में उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल दिया है उन्होंने, नया मुख्यमंत्री ले आए हैं। अब वो डिसाइसिव हो रहे हैं राहुल जी। हो तो वही कह रहे हैं ना, तो इसीलिए तो वहां पे तय नहीं हो पा रहा है कि आगे कैसे चलना है। वो बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि गोरखपुर में हमने पहले देखा था कि जापानी बुखार से काफी बच्चों की जान चली जाती थी, लेकिन अब ये समस्या काफी हद तक हल हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये देश के अंदर एक सफल मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस भी था। तो इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार ने जो रणनीति बनाई, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी हूं कि उनका मार्गदर्शन रहा। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, ये 2 मिशन ऐसे थे जिसने प्रभावी ढंग से जिसको लागू करने के बाद हम लोगों ने यहां पे न केवल इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान किया है। देखिए, 2017 के पहले यानी 1977 से 2017 के बीच इन 40 वर्षों में हर वर्ष गोरखपुर, बस्ती समेत 38 जनपद यानी कमिश्नरी के साथ 38 जनपद ऐसे थे जहां पे इंसेफ्लाइटिस से मौत 2000-2500 मौत हर वर्ष होती थी। और मौत इन्हीं महीनों में होती थी। 15 जुलाई से सिलसिला प्रारंभ होता था और 15 नवंबर के बीच में ये मौतें होती थी। 2000, 2500, 3000 तक मौतें होती थी 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की। हम लोगों ने यहां पर अंतर्विभागीय एक समिति गठित की जी, और उसको न केवल शासन स्तर पर बल्कि जनपद स्तर पर भी बनाया, लागू किया। स्वच्छ भारत मिशन में उन प्रभावित क्षेत्रों में हर घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय भी बनाए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भी की। हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन की वहां पे, और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग विभागों के द्वारा चलाए गए। 9 विभागों को मिलाकर के हम लोगों ने सब कार्यक्रम चलाया था, वो आज भी चल रहा है। और आज मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति है कि जो कार्य 40 वर्षों में पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के माध्यम से यहां के बच्चों को उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ ये देश भविष्य में ले सकेगा, इसके लिए उन सब की जीवन को बचाने में हमारी सरकार ने योगदान किया है और वह आज यहां पे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। एक गोरखपुर का यह मॉडल
कोरोना कालखंड में यूपी को भी एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने में हमें मदद किया है और हम लोगों ने इसलिए कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य यूपी में हुआ है वह मॉडल गोरखपुर का यही मॉडल था। वैक्सीन का एक रिकॉर्ड नंबर सामने आया है। हाँ, 11 करोड़ से अधिक लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं और मुझे लगता है कि लगभग 8 करोड़ के आसपास लोगों के हम टेस्ट भी अब तक कर चुके हैं। आप आए, हमारे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, लेकिन लखीमपुर पे मैं जरूर आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ढिलाई नहीं बरती जाएगी। देखिए, हर व्यक्ति हमारी सरकार की कार्य पद्धति को देखता है जी। कानून सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा सबको, लेकिन अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर किसी भी प्रकार की रियायत किसी के लिए नहीं और कानून के हिसाब से जो दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। अगले कुछ दिनों में हम बड़ी कार्रवाई देखेंगे। मैं क्या देख रहा हूं ना, आप देखेंगे कि जो दोषी होगा कोई भी हो, अगर कोई भी दोषी होगा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग का ध्यान में रख करके जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे वह जेल जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, आपने न्यूज 18 पर अपना समय दिया और विस्तार से हर विषय पे बात करी। आखिरी वर्ड आप कोई कहना चाहें? मैं आपको और आपकी पूरी टीम को गोरखपुर आगमन पर और योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में इस आयोजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी 19वीं सदी के बहुत सिद्ध योगी थे और एक बहुत प्रसिद्ध संत ने उस समय उनके बारे में कहा था, योगीराज श्यामाचरण लाहिरी ने कहा था कि हिमालय की तलहटी में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जैसा सिद्ध पुरुष नहीं, जिनमें इस सृष्टि को लय और प्रलय दोनों की क्षमता है, वह कोई एक सिद्ध संत है, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हैं। और ये बाबा गंभीरनाथ जी के नाम पर स्थापित प्रेक्षागृह में